Hi everyone, myself Mohan Sonkar. Today I am going to discuss about the new topic that is the terminal velocity from the fluid mechanics. और शायद आपने इसका नाम कभी ना सुना हो या सुना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे डिस्कस करूं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में तो उसके पहले मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसे बारिश के मौसम में जब हम घूमते फिरते हैं, जो हमारे ऊपर बारिश की बूंदें गिरती हैं तो उसकी वेलोसिटी कुछ न कुछ होती है और जिसकी वजह से हमें कुछ चोटें महसूस होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप कभी इमेजिन करो तो क्लाउड की हाइट अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 किलोमीटर या 12 किलोमीटर के रेंज में होता है। अगर वहां से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाए और वो अपने अर्थ सरफेस पे गिरे तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। उसकी वेलोसिटी अगर आप काइनेमेटिक्स को अच्छे से पढ़े होगे तो आपको ध्यान होगा कि किसी भी बॉडी को यदि किसी h हाइट से फ्री फॉल कराया जाए तो उसकी जो वेलोसिटी दी जाती है √2gh से दी जाती है। तो अगर मैं एक ड्रॉप की बातें करूं जिसका मास m है, लिक्विड का मास हमने कितना मान लिया, m मान लिया, तो उसकी वेलोसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करना हुआ, अगर मैं g की वैल्यू 10 लूं तो और हाइट के लिए मैं 8 किलोमीटर कंसीडर कर लेता हूं इजी कैलकुलेशन के लिए, तो ये 8000 मीटर कैलकुलेट करूंगा। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 400 मीटर पर सेकेंड। ये वो वेलोसिटी है यदि किसी बादल से 8 किलोमीटर ऊपर से पानी की बूंद गिरे तो हमें 400 मीटर पर सेकेंड से धरती के ऊपर गिरेगा। अब उस पानी के अंदर अगर हम हो जाते हैं, अगर उस बारिश की बूंदों में हम होते तो 400 मीटर से पर सेकेंड से अपने बॉडी को लगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो इस वेलोसिटी को कंट्रोल करता है, इतनी वेलोसिटी से तो नहीं आने देता। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, टर्मिनल वेलोसिटी फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? अगर आप डेफिनेशंस की बातें करो या इसके प्रैक्टिकल मीनिंग को समझना चाहो तो वो वेलोसिटी है जब हम किसी भी बॉल को, किसी भी बॉडी को फ्री फॉल कराए अंडर द ग्रेविटी तो मैक्सिमम वेलोसिटी वो कितना अटेंड करेगा, उसके बाद उसकी कोई भी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, वही उसका टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक बॉल को बहुत ऊपर से h हाइट से गिराऊं या h किलोमीटर के रेंज में होगा तो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी पहले तो इंक्रीज करेगी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, वही वेलोसिटी उसका टर्मिनल वेलोसिटी कहलाएगा। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या हुआ तो मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको क्लीन कर दूं तो टर्मिनल वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय फ्रीली फॉलिंग body in viscous medium is known as terminal velocity। क्लियर है बात? तो टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द विस्कस मीडियम इज नोन एज द टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमारे पास एक नया वर्ड है यहाँ पर, विस्कस मीडियम। विस्कस का मतलब अगर आप जानते हो तो मतलब किसी भी फ्लूइड के अंदर उसको कितना फ्रिक्शन महसूस होगा, चलने में, फ्लो करने में कितना रेजिस्टेंस महसूस होगा, यही उसका क्या है, विस्कोसिटी बताएगा। क्लियर है? तो जब भी किसी बॉल को हम जैसे ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो उसको एयर फ्रिक्शन महसूस होता है, वहां पे फ्लूइड में कौन है, एयर है। अगर हम किसी को किसी लिक्विड में ड्रॉप करें तो उसको लिक्विड फ्रिक्शन का महसूस होगा। तो हम वो सारी बातें करेंगे इसके डिटेल्स में। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास, अगर हम एक स्फेरिकल बॉडीज की हम बातें करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे सिलेबस में स्फेरिकल बॉडी का ही फ्रिक्शंस पढ़ाया गया है, इसीलिए मैं स्फेरिकल बॉडी की ही बात करूंगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा सा कंटेनर मानो ऐसे, जिसके अंदर मैं लिक्विड फिल कर देता हूं
और मैं एक स्फेरिकल बॉडी कंसिडर करता हूं जिसका डेंसिटी में रो ले लेता हूं और लिक्विड की डेंसिटी में सिग्मा लेता हूं kg पर मीटर क्यूब। ये लिक्विड की डेंसिटी है और ये अपने स्फेरिकल बॉडी का डेंसिटी है। और इसको लिक्विड में रिलीज करते हैं और इस बॉडी का अगर मैं मास अभी के लिए m ले लूं तो रिलीज करते हैं। तो हमको पता है अगर स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हुआ तो ये सिंक करेगा और सिंक जब करके बॉटम में आने की कोशिश करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। तो मैंने यहाँ पे कौन सा कंसीडरेशन लिया है, रो इज ग्रेटर देन सिग्मा। क्लियर? तो बॉडी सिंक करेगी। अच्छा, अब अगर मैं इस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की बात करूं, अगर इसके एफबीडी की बात करूं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके ऊपर एक तो इसके खुद का वेट का फोर्स लगेगा विच इज इक्वल टू mg। चूंकि ये एक लिक्विड के अंदर है तो इसके अंदर एक अपथ्रस्ट फोर्स होगा जो लिक्विड के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, चूंकि हमने ऐसा फ्लूइड कंसीडर किया है जिसकी विस्कोसिटी है या फ्लूइड के अंदर विस्कोसिटी होती है तो इसको विस्कस फोर्स भी महसूस होगा। लेकिन विस्कस फोर्स के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो आपको ये बात पता होगा कि विस्कस फोर्स इज डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी इज 0 देन विस्कस फोर्स विल बी 0। विस्कस फोर्स को हम अभी के लिए लिख देते हैं Fb which is given by 6 pi neta small r into v, where neta is coefficient of viscosity and r is the radius of spherical body and v is the velocity। क्लियर है बात है? ये क्या है? विस्कस फोर्स। क्लियर? इसका मतलब ये है कि अगर इस स्फेरिकल बॉडी की वेलोसिटी 0 है तो इसके ऊपर कोई भी विस्कस फोर्स तो नहीं लगेगा। तो अगर मैं एट t इक्वल टू 0 पे, मतलब किसी भी टाइम पे मैं ऑब्जर्वेशन शुरू करता हूं तो मेरे को t इक्वल टू 0 पे दो ही फोर्सेस नजर आएंगे। एक तो अपथ्रस्ट फोर्स नजर आएगा, दूसरा इसकी खुद के वेट की वजह से फोर्सेस नजर आएंगे। तो धीरे धीरे अगर इसका डेंसिटी ज्यादा है तो धीरे धीरे ये नेट जो एक्सीलरेशन होगा, जो नेट फोर्स होगा वो अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो मैं अगर आपको t इक्वल टू 0 की बात करूं, एट t इक्वल टू 0 देन नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड विच इज इक्वल टू, इसको अगर मैं वेट को W बोल देता हूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, W माइनस U। ये नेट फोर्स है एट t इक्वल टू 0। अच्छा, जबकि नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो बॉडी धीरे धीरे नीचे आएगा और वेलोसिटी गेन करेगा। कुछ समय बाद अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा, मान लेता हूं कुछ समय बाद ये बॉडी और थोड़ा सा नीचे आ जाती है, यहाँ पे लिए कंसिडर कर लेता हूं, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बॉडी यहाँ आ गई तो मुझे पता है कि अभी भी यहाँ पे फोर्स mg विच इज इक्वल टू वेट, अभी भी ये अब थ्रस्ट फोर्स, एक फोर्स अब और लगने लग जाएगा विच इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स या विस्कस फोर्स या ड्यू टू द मीडियम। अब ये वो प्लेस है जहां पे कुछ वेलोसिटी गेन करने के बाद विस्कस फोर्स लगना शुरू हुआ है। जब ये विस्कस फोर्स 0 था, जब ये t इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ था, जब हमने रिलीज किया था, जब बॉडी की वेलोसिटी कुछ नहीं थी। मतलब जैसे ही बॉडी वेलोसिटी गेन करेगा, कुछ न कुछ वेलोसिटी गेन करने के बाद ही विस्कस फोर्स लगेगा। अच्छा, अब अगर मैं एट t1 टाइम बोल दूं, एट t1 टाइम बोलूं तो एट t1 टाइम पे जो नेट फोर्स होगा, अब मैं लिखूंगा इसको, अगर आप एफबीटी से समझो तो मैं लिखूंगा W माइनस U प्लस FB। ये F नेट है जो अभी भी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब A नेट अभी भी क्या है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब अभी भी पार्टिकल क्या करेगा, वेलोसिटी गेन करेगा। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अच्छा इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब सवाल ये होता है कि जैसे जैसे ए नेट की वेलोसिटी, ए नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी गेन करेगा। अच्छा जैसे वेलोसिटी गेन करेगा, जैसे वेलोसिटी गेन करेगा तो आपको नहीं लगता कि ये विस्कस फोर्स इंक्रीज करता जाएगा? मतलब इसमें अब थ्रस्ट फोर्स तो कांस्टेंट है, बिकॉज इट्स डिपेंड्स ऑन द लिक्विड, और एक बार हमने लिक्विड को डिसाइड कर रखा है। ओके, इसका मतलब ये है कि ये विस्कस फोर्स जो है, जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे ही विस्कस फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब ये दोनों वेट के बराबर, इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू सम मिलकर हो जाएंगी। तो जब वो कंडीशन होगा तो मैं अगले कंडीशन की बात करता हूं कि अब हमारा स्फेरिकल बॉडी जिसका मास m है और w इसका वेट और अब थ्रस्ट फोर्स, और एक और जिसको हमने क्या नाम दिया है, विस्कस फोर्स। तो मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और वो हम टाइम कोई भी मान सकते हैं, जब ये वेलोसिटी गेन कर लेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो अब थ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स इज इक्वल टू W हो जाएगा। मतलब क्या, W इज इक्वल टू क्या, U प्लस FV। ये अच्छा, इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि F नेट कितना, तो आप लिखोगे W U प्लस FV विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस पोजीशन पे इसके ऊपर F नेट कितना, 0 हो गया। अब किसी भी बॉडी के ऊपर जब नेट फोर्स 0 हो जाता है तो उस बॉडी के ऊपर जो भी वेलोसिटी आई होगी उसी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अब उसके अंदर कोई चेंजेज नहीं होगा क्योंकि फोर्स ही नहीं लग रहा है। अगर फोर्स लगता तो वेलोसिटी में चेंजेस होते, क्योंकि यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है तो नेट वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली रहेगा। यही इसका टर्मिनल वेलोसिटी होगा। अब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इस कंडीशन पे तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वेट तो mg लिखूंगा। अब थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू अगर आपने सीखा होगा तो क्या लिखा होगा, हमने लिक्विड की डेंसिटी कितनी ली है, सिग्मा लिया है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, सिग्मा इंटू वी इमर्स्ड इंटू जी। इमर्स्ड मीन्स कितना वॉल्यूम सॉलिड का इमर्स्ड है, वही अब थ्रस्ट फोर्स होगा। अच्छा, अब अगर मैं विस्कस फोर्स की बातें करूं तो मुझे पता है इसको 6 पाई नीटा r इंटू वी। वी क्या, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। क्लियर है बात है? ये दोनों मिलके किसको बैलेंस करेंगे, वेट ऑफ द बॉडी। अच्छा, अगर मैं इस मास के वैल्यू को वॉल्यूम के टर्म में लिखूं तो मैं लिखूंगा रो इंटू वॉल्यूम। अच्छा, रो हमने किसका लिया है, सॉलिड का, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा। अच्छा, अब मुझे इसका वेट लिखना हुआ तो mg की वैल्यू लिखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, रो वी जी। ये इक्वेशन आप फर्स्ट बोल दो, ये इक्वेशन आप सेकेंड बोल दो, और तीनों को वैल्यू को आप इसमें अगर रखोगे एफ नेट में तो कितना हो जाएगा, ये देखिए रो बी इमर्स्ड, चूंकि कंप्लीटली इमर्स्ड था बॉडी, तो कितना लिखूंगा, रो बी जी इज इक्वल टू अब थ्रस्ट फोर्स विच इज इक्वल टू सिग्मा। अच्छा, पूरी बॉडी इमर्स्ड थी तो उसका वॉल्यूम भी हमने कितना मान लिया, V इंटू जी प्लस विस्कोसिटी फोर्स विच इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी। यही वेलोसिटी क्या है, अपना टर्मिनल वेलोसिटी है। कब, जब एफ नेट 0 हो जाता है। क्लियर है बातें? अच्छा, तो इसको हम अगर कैलकुलेट करें, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ये टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करता हूं, इन सबको एक तरफ ट्रांसफर करता हूं, रो माइनस सिग्मा इंटू वी इंटू जी डिवाइडेड बाई, क्या मैं डायरेक्टली कर दूं या मैं, ठीक है मैं ऐसे कर देता हूं, रो वी जी माइनस सिग्मा वी इंटू जी इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आर बी टर्मिनल। ये होगा बी टर्मिनल। तो अगर बी टर्मिनल की वैल्यू में लिखूंगा तो क्या ऐसा लिखूंगा, क्या रो बी जी कॉमन ले लेता हूं तो मैं लिखूंगा बी
इंटू जी, इसको क्या लिखूंगा, रो माइनस सिग्मा, और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 6 पाई नीटा आर, 6 पाई नीटा आर। क्लियर है क्या? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी हमको पता है कितना, 4/3 पाई आर का क्यूब, इफ रेडियस इसका यदि स्फेरिकल बॉडी का मैं कितना मान लूं, स्मॉल आर, तो कितना हो जाएगा ये, इतना। तो अब टर्मिनल वेलोसिटी की नेट वैल्यू में लिखूं तो कितना लिखूंगा, 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू ग्रेविटी इंटू रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई 6 पाई नीटा आर। चूंकि आर और आर बॉडी का सेम ही है, तो मैं इसको और इसको काट के इसको 2 लिख देता हूँ, और 6 पाई को उड़ा देता हूँ, और हमारे पास ये पाई है, तो इसको 3 से और इसको 2 से, तो क्या इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये मिलेगा क्या, 2/3 इंटू 3 नीटा, ऊपर आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा। अच्छा, अगर आप पूरा एक्सप्रेशन का अगर टर्मिनल वेलोसिटी को लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, dt इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई नीटा। देखो तो ये क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू है। क्या इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये बॉडी की जो नेट वेलोसिटी है वो फिक्स्ड हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है। ये सिंपल सा टर्मिनल वेलोसिटी है। मतलब जो अब किसी भी बॉडी को कहीं से भी गिराया जाए, जैसे आपने देखा होगा स्काई डाइविंग करते समय जो लोग किसी भी प्लेन से कूदते हैं, तो शुरू में तो इनकी वेलोसिटी गेन होती है, उसके बाद पर्टिकुलर टाइम के बाद वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाती है। वहां भी कौन सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ हमने रेन ड्रॉप की बात की, रेन ड्रॉप में भी क्या है, वो वहां पे कौन सा फोर्स प्रेजेंट नहीं होगा, अब थ्रस्ट फोर्स बायंसी फोर्स नहीं होगा, तो कौन सा प्रेजेंट होगा, सिर्फ एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा। तो एयर फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन ही mg को बैलेंस करेगा, और कुछ समय बाद बॉडी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगी। इसलिए हमें जो बारिश की बूंदे की स्पीड होती है वो नॉर्मल होती है, जो हम सह सकते हैं। अगर वो फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करता है कि किस प्लेसेस पे कैसा है, वो सारी बातें होती है। क्लियर है बातें? तो इसके अगर हम कुछ ग्राफ की बातें करें, ग्राफ की बातें करता हूं मैं आपसे। अगर मैं आपसे पूछूं टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम के बीच का क्या ग्राफ होगा, टर्मिनल वेलोसिटी और टाइम के बीच का क्या ग्राफ होगा, या फिर मैं ऐसे आपको बोलूं, टर्मिनल वेलोसिटी छोड़िए, मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमको पता है कि जब ये बॉडी लिक्विड में आना शुरू होगा इनिशियली, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और धीरे धीरे वेलोसिटी गेन करेगा ऐसे, और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, और जहां पे ये कांस्टेंट होगा ये कौन सा वैल्यू होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। क्लियर है? नाउ वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू bt इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय नीटा इंटू जी। अगर मैं इसके थोड़े और डिटेल्स की बातें करूं तो मुझे ये बातें समझ में आती है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। मीन्स इफ द shape of the body is larger, then terminal velocity will be larger. If we talk about the different medium of the viscosity, then we can say terminal velocity is inversely proportional to 1/neta. अगर डिफरेंट हमने मीडियम सेलेक्ट किया, विस्कस मीडियम सेलेक्ट किया, तो टर्मिनल वेलोसिटी इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। अच्छा, पर्टिकुलर मीडियम अगर हमें डिसाइड कर दिया जाए तो ये केस होगा। अच्छा, एक बात जो हमें और समझनी है, यहाँ पे हमने जो पहले ही कंसीडर किया था वो ये कंसीडर किया था कि डेंसिटी ऑफ द रो इज ग्रेटर देन सिग्मा। सॉलिड बॉडी की डेंसिटी सिग्मा लिक्विड से ज्यादा है। यदि आप सोचो
कि कभी हमें ऐसा केस मिले जो ये सॉलिड बॉडी की डेंसिटी कम हो लिक्विड से, तब क्या होगा, तब शायद ये रिजल्ट नेगेटिव होगा। इसका मतलब हमने जो टर्मिनल वेलोसिटी सेलेक्ट किया है, पॉजिटिव जो पहले आ रहा था वो अब नेगेटिव आएगा। क्या मतलब है इसका, हम कौन सी केस की बात कर रहे हैं, सेकंड केस। कौन सा केस, V टर्मिनल इज इक्वल टू 2/9 R स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू G डिवाइडेड बाई नीटा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेन रो इज लेस देन सिग्मा। इसका मतलब इस टोटल वैल्यू रो माइनस सिग्मा की जो वैल्यू होगी ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब बी टर्मिनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो बॉडी नीचे आने की बजाय ऊपर जाएगा। जैसा कि आपने पानी में एयर बबल्स को देखा होगा, क्यों, क्योंकि एयर बबल्स की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए वो कहाँ आता है, ऊपर की तरफ आता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आपने इसलिए ऑब्जर्व भी किया होगा, ठीक है। अब मैं एक और ग्राफ की बातें करता हूं आपसे। अगर मुझसे आपसे पूछा जाए कि टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के बीच में ग्राफ क्या होगा, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। इसका मतलब ये पैराबोला शेप का है, जिसकी इसका ग्राफ कैसा होगा, ये कुछ ऐसा स्टार्ट होगा। क्लियर है बातें, ये बातें। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपसे डिस्कस करता हूं, जो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि टू आइडेंटिकल ड्रॉप को मैं ले लूं, टू आइडेंटिकल ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप है which is falling with steady velocity v and combine to form new raindrop, new raindrop. Find terminal velocity of new drop. आप क्वेश्चन को देखो, पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो पहुंच करके। मैं आपको आइडिया बता देता हूं कि जैसे हमारे पास दो आइडेंटिकल ड्रॉप है जिनका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, दोनों आइडेंटिकल है तो हम स्मॉल रेडियस का मान सकते हैं, और दोनों कंबाइन हो जाती है। देख लार्ज आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल मिलके एक लार्ज रेन ड्रॉप को फॉर्म करेंगे जिसका वॉल्यूम बढ़ चुका होगा। अच्छा, दोनों ही आइडेंटिकल रेन ड्रॉप का वॉल्यूम मिलाकर ही लार्जर रेन ड्रॉप फॉर्म होगा। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि लार्जर रेन ड्रॉप का वॉल्यूम कितना, सॉल्यूशन में आपको देखो लिखता हूं। हमारे पास एक आइडेंटिकल रेन ड्रॉप की मैं वॉल्यूम अगर लिखूं तो लिखूंगा 4π/3 पाई आर स्मॉल आर का क्यूब। और चूंकि हमारे पास कितने हैं, ऐसे दो हैं, तो ऐसे दो आइडेंटिकल ड्रॉप मिलके एक नया वॉल्यूम, न्यू वॉल्यूम फॉर्म कर रहे हैं, जिसको मैं बोल देता हूं v डैश। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, मान लेता हूं इसका रेडियस कितना होगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा। तो मैं इनके रेडियस का रेशियो फाइंड कर लेता हूं पहले। तो मैं क्या लिखूंगा, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। तो कैपिटल आर का क्यूब की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 स्मॉल आर का क्यूब। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 1/3 स्मॉल आर। ये एक रिलेशन आया। और हमें अभी डिस्कस किया जस्ट पीछे कि वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर न्यू ड्रॉप फॉर्म होगा तो ये रेडियस चेंज होकर कैपिटल आर हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं बताया गया कि हमारे लिए आइडेंटिकल ड्रॉप की वेलोसिटी कितनी थी, बी स्टेडी वेलोसिटी कितनी थी, बी। तो मैं क्या लिखूंगा, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर। और न्यू वेलोसिटी में ऐसे बी डैश बोल देता हूं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या ये दोनों इक्वेशन आपको बातें समझ में आ रही है क्या? ये पहले आइडेंटिकल ड्रॉप के लिए है, ये बड़े वाले आइडेंटिकल दोनों मिला के फॉर्म होगा उसके लिए है।
अगर मैं इन दोनों क्वेश्चंस को डिवाइड करूं तो मैं लिखूंगा b डिवाइडेड बाई b डैश विच इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई कैपिटल R का स्क्वायर। देखो तो आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? b डैश चाहिए, तो मैं कैसे लिखूंगा क्या? b डिवाइडेड बाई b डैश। अच्छा, हमें ये कैपिटल R की वैल्यू पता हो चुकी है, कितना है? स्मॉल r 2 की पावर 1 बाई 3 स्मॉल r की पावर में स्क्वायर। देखो तो ये बातें आपको समझ में आई क्या? सॉरी, स्क्वायर। क्लियर है? ये b डैश था जो हमको फाइंड करना है। ये इक्वेशन देख के आपको समझ में आ रहा है बातें? तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए, b डैश को इधर भेज देता हूँ, इसको r को कैंसिल कर दूंगा, तो 2 को अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2 की पावर 2 बाई 3 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? v इंटू 2 के पावर 2 बाई 3 विच इज इक्वल टू v डैश। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ क्या? v डैश इज इक्वल टू 2 के पावर 2 बाई 3 इंटू v। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी। यदि आपको बता देता कि टर्मिनल वेलोसिटी जो आइडेंटिकल ड्रॉप हमने माना है उसका 5 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं क्या लिखता? 5 इंटू 2 के पावर 2 बाई 3। आई होप ये आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन न्यू टॉपिक्स।